हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक राइट, मोरल राइट, नेबरिंग राइट। ठीक है, राइट कन्फर्ड का मतलब होता है राइट जो ग्रांट किए जाते हैं बाय द लॉ टू क्रिएटर और ओनर ऑफ कॉपीराइट वर्क। ठीक है, तो ये राइट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और टर्म ऑफ कॉपीराइट के बारे में भी इस वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सेम पीपीटी डाउनलोड करनी है, यहाँ पे लिंक आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टीसी है 1957, मतलब कि जो द कॉपीराइट एक्ट 1957 है, ये जो कॉपीराइट का ओनर होता है ना, उसको एक्सक्लूसिव राइट देता है उसके काम के लिए। ठीक है, जो ये राइट होते हैं अलाउ करते हैं ओनर को कंट्रोल करने के लिए कैसे उसका काम फ्यूचर में यूज किया जाएगा, मतलब कि कैसे उसका वर्क यूज किया जाएगा। ठीक है, मेन राइट सेक्शन 14 जिनके बारे में बात करता है, जो कि है रिप्रोड्यूस द वर्क, पब्लिश द वर्क, इश्यू कॉपीज टू पब्लिक, कम्युनिकेट द वर्क टू पब्लिक। ठीक है, या जैसे कि ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट एट्सेट्रा। ठीक है, परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, मेक एडेप्टेशन, मतलब कि उस जो अगर मान के चलो नॉवल है तो उसको कन्वर्ट करके मूवी वगैरह उसकी बनाना, किसी दूसरे को ऑथोराइज करना। ठीक है, इनमें से कोई भी काम करने के लिए, इनमें से कोई भी एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता उसके काम को, उस वर्क को, इन दीज वेज विदाउट परमिशन। ठीक है, इन तरीकों में से किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकता उसके काम को बिना उसकी परमिशन के, किसके, ऑथर की या फिर क्रिएटर की। ठीक है, तो दो टाइप के राइट्स होते हैं, पहला है इकोनॉमिक राइट, दूसरा है मोरल राइट। क्योंकि कॉपीराइट एक सिंगल राइट नहीं होता है। ठीक है, ये बंडल ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, मतलब टीसीए। ठीक है, ये राइट वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक राइट वो राइट होते हैं जो अलाउ करते हैं कॉपीराइट के ओनर को पैसा कमाने के लिए उसके वर्क से। ठीक, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 14 ऑफ टीसीए, ध्यान रखना। ठीक है, मोरल राइट प्रोटेक्ट करते हैं पर्सनल रेपुटेशनल इंटरेस्ट ऑथर का। ठीक है, सेक्शन 57 टीसीए का इसके बारे में बात करता है। पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इकोनॉमिक राइट के बारे में, जो कि सेक्शन 14 जिसको काफ़ी हद तक बता देता है। ठीक है, जो ओनर है ना उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं टू डू और ऑथोराइज द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे कि लिटरेरी वर्क या फिर ड्रामेटिकल या फिर म्यूजिकल वर्क के लिए ये राइट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, राइट टू मेक कॉपीज इन एनी मटेरियल फॉर्म, जैसे कि इंक्लूडिंग डिजिटल स्टोरेज, कम्युनिकेशन, राइट टू कम्युनिकेट द वर्क टू पब्लिक, परफॉर्मेंस, राइट टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, ट्रांसलेशन एंड एडप्शन राइट्स, जैसे कि राइट टू कन्वर्ट अ बुक इनटू अनदर लैंग्वेज या फिर मूवी। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क के लिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इंक्लूड द राइट टू इंक्लूड द वर्क इन सिनेमाटोग्राफ फिल्म, मतलब कि आर्टिस्टिक वर्क के लिए द आर्टिस्ट हैज लीगल राइट टू अलाउ और स्टॉप, आर्टिस्ट के पास लीगल राइट होते हैं रोकने के लिए या फिर अलाउ करने के लिए उसके आर्ट वर्क को फ्रॉम बीइंग यूज्ड और शोन एज ए पार्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म, मतलब कि पेंटिंग, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग या फिर फोटोग्राफ कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ए मूवी और वीडियो विदाउट आर्टिस्ट की परमिशन के बिना आप किसी भी फोटोग्राफ को, किसी भी पेंटिंग को, किसी भी ड्राइंग को मूवी में यूज़ नहीं कर सकते और वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर सिनेमाटोग्राफ फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, अगर कोई किताब बाई करता है, ठीक है, तो आप उसको रिसेल करने से तो नहीं रोक सकते। ठीक है, बट इन केस ऑफ मूवीज और साउंड रिकॉर्डिंग द कॉपीराइट ओनर कैन कंट्रोल और स्टॉप कमर्शियल रेंटिंग, जैसे कि डीवीडी सीडीज को रेंट करना पैसे के लिए। ठीक है, दूसरे राइट्स होते हैं मोरल राइट्स। ठीक है, ये सेक्शन 57 इसके बारे में काफ़ी हद तक बात करता है। जो अंडर सेक्शन 57 ऑफ टीसीए ऑथर एंजॉय करता है मोरल राइट जो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ ऑथर्स कॉपीराइट से। ठीक है, भले ही ऑथर सेल कर दे कॉपीराइट को पब्लिशर को, तो ये राइट होते हैं ना, ये हमेशा ऑथर के रहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 57 के ना दो पार्ट हैं, मतलब दो पिलर्स बोल लो, दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, मतलब कि राइट ऑफ पैटर्निटी पहला राइट, दूसरा है राइट ऑफ इंटीग्रिटी। राइट ऑफ पैटर्निटी को हम बोलते हैं राइट ऑफ एट्रीब्यूशन भी, राइट ऑफ एट्रीब्यूशन को बोलते हैं राइट टू क्लेम ऑथरशिप ऑफ द वर्क। ठीक है, यू कैन नॉट रिमूव द ऑथर्स नेम एंड रिप्लेस इट विद समवन एल्स। ठीक है, मतलब कि आप रिमूव नहीं कर सकते ऑथर का नाम और रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे के नाम से, ध्यान रखना। राइट टू इंटीग्रिटी, राइट टू रिस्ट्रेन और क्लेम डैमेजेज ऑफ एनी डिस्टोर्शन, म्यूटिलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्क दैट वुड बी प्रिजुडिशियल टू ऑथर्स ऑनर और रेपुटेशन, मतलब ऑथर रोक सकता है, क्लेम कर सकता है कंपनसेशन अगर उसका काम, मतलब उसका वर्क चेंज किया जाए या फिर डैमेज किया जाए उस वे में जो उसकी रेपुटेशन और रेस्पेक्ट को हार्म करे। ठीक है, केस लो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में क्या हुआ था, एक फेमस ब्रोंज म्यूरल था ज्ञान भवन में, वो डिसमेंटल कर दिया गया था और फेंक दिया गया था स्टोर रूम में। ठीक है, तो स्कल्प्टर जो अमरनाथ सहगल थे ना, उन्होंने शो किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मोरल राइट सोल होते हैं ऑथर के काम की।
टॉसिंग द मोरल इनटू स्टोर रूम वाज ए म्यूटिलेशन दैट हर्ट द ऑथर्स रेपुटेशन, उससे ऑथर की रेपुटेशन हर्ट हुई और अवार्ड किया गया डैमेज ऑथर को, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड राइट, जिसको नेबरिंग राइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटेड राइट को नेबरिंग राइट भी बोलते हैं। राइट जो दिए जाते हैं पर्सन को जो ओरिजिनल ऑथर नहीं होते हैं बट जो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ए वर्क टू पब्लिक, ध्यान रखना, ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर वगैरह। ये जो राइट होते हैं ना, ये एग्जिस्ट करते हैं अलोंग साइड कॉपीराइट और प्रोटेक्ट करते हैं एफर्ट्स ऑफ परफॉर्मर्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग और रिप्रोडक्शन राइट। सेक्शन 37 इसके बारे में बात करता है। सारे ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल राइट्स होते हैं 25 सालों के लिए फ्रॉम द ईयर ऑफ द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। सेकंड है परफॉर्मर्स राइट, जिसके बारे में सेक्शन 38 बात करता है। परफॉर्मर्स जैसे कि एक्टर्स, सिंगर्स, उनके पास राइट होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेज के लिए 50 सालों के लिए फ्रॉम द ईयर ऑफ परफॉर्मेंस वाज मेड, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग सेक्शन 27 जिसके बारे में बात करता है, उसकी ड्यूरेशन 60 ईयर होती है। काउंट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द साउंड रिकॉर्डिंग इज पब्लिश्ड। मान के चलो 1 जनवरी, मान के चलो 25 नवंबर को 2025 को साउंड रिकॉर्ड हुई थी, तो 1 जनवरी 2026 से 60 ईयर तक का वो माना जाता है, ठीक है, टाइम फ्रेम। 2012 के अमेंडमेंट के बाद परफॉर्मर्स को भी मोरल राइट दिए गए अंडर सेक्शन 38B ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, TCA। एग्जाम्पल से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा अब, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट का एग्जाम्पल है सेक्शन 37 जिसको बारे में बात करते हैं। सोनी टीवी ब्रॉडकास्ट कर एग्जाम्पल जैसे कि सोनी टीवी ब्रॉडकास्ट करता है एक रियलिटी शो को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10 अगस्त 2022, ठीक है। सोनी टीवी को ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023, ध्यान रखना, डेट्स को ध्यान रखना आप, ठीक है। ये राइट हैं ये होंगे 25 साल के लिए टिल दिसंबर 31 2047 तक ये राइट्स रहेंगे, ठीक है। अगर कोई लोकल केबल ऑपरेटर रिकॉर्ड करेगा उस शो को और रीब्रॉडकास्ट करेगा इसको 2026 में या फिर 2028 में, 2030 में, 2047 से पहले, मतलब विदाउट सोनी टीवी की परमिशन से, तो ये क्लियर इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा सेक्शन 37 का, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मर्स राइट का एग्जांपल। एक सिंगर परफॉर्म करता है लाइव कंसर्ट में ऑन 15 मार्च 2020 को, तो सिंगर के परफॉर्मर के राइट बिगन होंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। जो ये राइट है ना, ये कंटिन्यू होंगे 50 साल के लिए टिल 31 दिसंबर 2070। अगर कोई रिकॉर्ड करेगा परफॉर्मेंस को और अपलोड करेगा इसको ऑनलाइन 2035, 2037, 2040, 2050, मतलब 2070 से पहले बिना कंसेंट के, ठीक है, किसकी, जिसकी वो परफॉर्मेंस है उसकी, तो इट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ परफॉर्मर्स राइट अंडर सेक्शन 38, ठीक है। एग्जाम्पल सारा क्लियर हो गया ना। साउंड वाले का मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया आपको। 25 नवंबर को अगर कोई साउंड रिकॉर्ड हुई है तो राइट शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी 2026 से और चलेंगे कब तक, 60 साल तक आगे के, ठीक है। तो कौन कौन से पर्सन प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर रिलेटेड राइट्स, मतलब नेबरिंग राइट, जैसे कि एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स और एक्रोबैट्स वगैरह। परफॉर्मर्स के राइट कौन कौन से होते हैं, राइट टू मेक साउंड और विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है, राइट टू रिप्रोड्यूस द परफॉर्मेंस, राइट टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस टू द पब्लिक, ये परफॉर्मर के राइट होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग, जो प्रोड्यूसर होता है मतलब कि जो पर्सन अरेंज करता है और पे करता है रिकॉर्डिंग के लिए, उसके पास राइट होते हैं टू मेक कॉपीज ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का और कम्युनिकेट करने का इसको पब्लिक से, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट होते हैं ब्रॉडकास्ट करने के और रीब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि एक सिंगर परफॉर्म कर रहा है एक सॉन्ग को, उसके पास परफॉर्मर के राइट है। एक म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है सॉन्ग को, तो उसके पास साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स होते हैं। एक टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है सॉन्ग को, तो उसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। सबके सेपरेट लीगल प्रोटेक्शंस लॉ में दिए हुए हैं, ठीक है। टर्म ऑफ कॉपीराइट के बारे में बात करते हैं, कौन सी चीज़ कितने टाइम तक रहती है। फर्स्ट कैटेगरी है लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। इसमें लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर ऑथर डाइज, ठीक है। एनोनिमस, सोडोनोमस वर्क वो होते हैं जिनमें ऑथर की आइडेंटिटी को छुपाया जाता है, ठीक है। उसका टाइम रहता है 60 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। पोस्टथॉमस वर्क, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, गवर्नमेंट वर्क, इन सब का सेम टाइम लिमिट रहता है, ठीक है। और फोटोग्राफ का अभी आर्टिस्टिक वर्क माना जाता है, उसमें फोटोग्राफर की लाइफ प्लस 60 ईयर्स, ठीक है। ये टर्म होते हैं कॉपीराइट की। मेरे को पता है अभी आपका कुछ घंटा इसमें समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आपको ना समझाएंगे, टेंशन मत लो, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब ये टेबल देखो भाई, इसमें मैंने डेट वेट सब कुछ मेंशन की हुई है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई मेरे को नहीं पता कौन समझाएगा आपको,
ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ते हैं, एक दो मैं पढ़ाता हूँ, बाकी पढ़ लेना। पहला है लिटरेरी, ड्रामेटिकल, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, पहले इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर द ऑथर डाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि सेक्शन 22 इसके बारे में बात करता है। इसका ट्रिगर इवेंट होता है डेथ ऑफ ऑथर। ठीक है, तो मान के चलो ऑथर की, देखो ऑथर की लाइफ तक तो रहेगा ही वो, मान के चलो किसी भी डेट में वो वर्क पब्लिश हुआ, ठीक है, तो वो ऑथर की लाइफ तक तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑथर की डेथ हो जाती है 20 मई 2024 को। ठीक है, तो उसके बाद के 60 ईयर, मतलब कि 20 मई 2024 से नहीं शुरू होंगे वो होंगे शुरू 1 जनवरी 2025 से प्लस 60 ईयर्स। ठीक है, एक्सपायर डेट मतलब कि 31 दिसंबर 2084 को वो एक्सपायर हो जाएंगे राइट्स, ध्यान रखना। ठीक है, एनोनिमस सुडोनोमस वर्क, जैसे कि सेक्शन 23 के बारे में बात करता है। फर्स्ट पब्लिकेशन, ये फर्स्ट पब्लिकेशन से होता है क्योंकि हमें ओनर की आइडेंटिटी ही नहीं पता है। ठीक है, तो बुक मान के चलो बुक पब्लिश हुई 10 अक्टूबर 2024 को, तो जनवरी 1 2025 से शुरू होगा प्लस 60 ईयर, जो एंड होगा 2084 में। ठीक है, अगर ऑथर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है ना इस केस में, तो फिर वही लगेगा सेम यही वाला, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्थोमस वर्क्स। पोस्थोमस वर्क्स वो वर्क होते हैं जो पब्लिश होते हैं ऑथर की डेथ के बाद। ठीक है, तो इसका ट्रिगर इवेंट होता है फर्स्ट पब्लिकेशन। ऑथर की जैसे डेथ होती है 2020 में, बुक पब्लिश होती है 2024 में। ठीक है, तो जनवरी 1 2025 से प्लस 60 ईयर्स इसकी टाइमलाइन रहेगी। यहाँ पे एक्सपायर डेट लिखी हुई है, मतलब कि वही 31 दिसंबर 2084। तो इन सबको इसी तरीके से पढ़ लेना, बाकी के 3 है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है असाइनमेंट वर्सेस लाइसेंसिंग। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट। द असाइनी बिकम द न्यू ओनर ऑफ द कॉपीराइट। ध्यान रखना, जिसको राइट्स, जिसको ओनरशिप मिलती है वो नया ओनर बन जाता है कॉपीराइट का, मतलब जिसको ओनरशिप मिलती है उसको असाइनी बोला जाता है। ठीक है, असाइनी बिकम्स द न्यू ओनर ऑफ द कॉपीराइट, और जो ओरिजिनल ओनर होता है उसके कोई भी राइट्स नहीं रहते हैं, इधर फुली या फिर पार्शियली। ठीक है, एक असाइनमेंट होता है ना, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है या फिर एंटायर टर्म के लिए बनाया जाता है कॉपीराइट के। ठीक है, अगर पीरियड ऑफ असाइनमेंट क्लियरली मेंशन है ना एग्रीमेंट में, तो ओनरशिप उसी टाइम पीरियड के लिए रहेगी। अगर नहीं है मेंशन, तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए है। ध्यान रखना, सेक्शन 19 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, लाइसेंसिंग का मतलब होता है परमिशन टू यूज द कॉपीराइट विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। यहाँ पे ट्रांसफर होती है ओनरशिप, ठीक है, असाइन की जाती है किसी दूसरे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे कोई ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, बस परमिशन दी जाती है यूज करने के लिए कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट का ओनर वही रहता है, बट अलाउ करता है दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए उसके वर्क को अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, मतलब कि असाइनमेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। लाइसेंसिंग परमिशन टू यूज विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है आपकी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी ही लगी है तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उससे पीपीटी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जो लिंक आ रही है उससे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। यहाँ पे जो लिंक आ रही है इससे ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है, पुरानी, इसको देख लेना। इस प्लेलिस्ट में से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम है तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।